हम लोग कल बात कर रहे थे आपका कि जबकि किसी साक्षी की संपुष्टि आवश्यक है, इसका मतलब ही शब्दों से बात निकल रही है, इसका मतलब ये सार्वकालिक नियम नहीं है कि हमेशा किसी साक्षी की संपुष्टि ये आवश्यक है। ये कुछ स्थितियां हो सकती हैं जिनमें किसी साक्षी की संपुष्टि ये जरूरी होगी, और वो स्थितियां कौन सी हो सकती हैं? जबकि एक साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित हो रहा है, और साक्षी को परीक्षित कराने का दोनों पक्षों का है। बचाव पक्ष वो भी साक्षी को परीक्षित करा सकता है, और अभियोजन ये भी साक्षी को परीक्षित करा सकता है, वादी ये भी साक्षी को परीक्षित कराएगा, और प्रतिवादी ये भी साक्षी को परीक्षित कराएगा। बात तो दोनों तरफ चलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये तो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स पर लागू होगा, तो दोनों पक्षों को साक्षियों को परीक्षित कराने का हक ये मिला हुआ है, चाहे साक्षी किसी भी ओर से परीक्षित हो रहा है। लेकिन या तो वो ऐसा है कि उसकी विश्वसनीयता की जांच ये स्वयं कानून का निर्देश है, जैसे कि सह अपराधी के संबंध में स्वयं कानून निर्देश देता है कि बुद्धिमत्ता यह होगी कि साक्षी की तात्विक विशिष्टियों में संपुष्टि कर ली जाए, और साक्षी ऐसा भी हो सकता है जो अपने कार्य और व्यवहार इससे अपने को संदिग्ध बना ले, और दोनों में से कोई स्थिति नहीं है, तो साक्षी की संपुष्टि आवश्यक है ही नहीं। तब तो साक्षी स्वयं में विश्वसनीय है, फिर उसके साक्षी की हम संपुष्टि क्यों करें? क्योंकि संपुष्टि करने से एक नुकसान होता है। हो सकता है जिनके साक्ष्य से ये जिन दस्तावेजों की मदद से आप व्यक्ति की संपुष्टि कर रहे हो वे सब झूठे हों। भाई वो कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के लोगों ने ये तो नहीं बनाए हैं, ये साक्षी स्वयं में सच कह रहा है। लेकिन आपने संपोषण के माध्यम से अगर नियम यह हो जाए कि हर साक्षी की संपुष्टि ये जरूरी है, तो नुकसान होगा, क्योंकि एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आकर कुछ कह रहा है, और आपने नियम यह बना रखा कि प्रत्येक साक्षी की संपुष्टि ये जरूरी है। और आपने अक्सर देखा होगा सच बात कहने वालों का विरोध ये मौत स्केल पर होता है। सुकरात अकेले थे अपने समय में जो एक ठीक बात कह रहे थे, और जिस वजह से उन्हें फांसी की सजा हुई। आप दुनिया के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप यही स्थितियां पाएंगे कि दुनिया के इतिहास में सही बात कहने वाले लोगों को हमेशा विरोध का सामना ये करना पड़ा है। तो अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष खड़े होकर कोई ऐसा सिम्टम शो नहीं कर रहा जिसके कारण से यह आवश्यक समझा जाए एक बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा कि उसकी संपुष्टि कराई जाए, क्यों कराई जाए? फिर तो उसकी संपुष्टि कराने का कोई मतलब ये बनता नहीं, और फिर भी आप उसकी संपुष्टि कराएं। तो बजाय सत्य के अन्वेषण के जो विचारण का उद्देश्य है, असत्य आपके सामने प्रकटित होगा, इसकी संभावना भी पैदा हो जाएगी। और अगर इतिहास के आधार पर मानव का जो अनुभव है उस आधार पर विचार करें, तब तो शायद स्थिति यह बनेगी कि 90% मामलों में यह सत्यवादी व्यक्ति स्वयं में संपुष्टि के कारण अविश्वसनीय यह सिद्ध हो जाएगा। और यह स्थिति न्याय निर्णय के लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए कानून की स्थिति क्या है? हमने कहा ना, कानून सबसे जस्टिफाइड बात होती है। आपको उसकी जेन्युइननेस, उसकी जस्टिफाइडनेस
ये समझ में ना आए, ये एक बात हुई, और ये आपकी समझ का दोष है, ये स्वयं कानून का दोष ये हो ही नहीं सकता। तो कानून स्वयं में जस्टिफाइड है, और कानून ये कहता है कि जबकि किसी साक्षी की संपुष्टि आवश्यक हो, जबकि, मीनिंग देयर बाई इट विल नॉट बी ए यूनिवर्सल रूल कि एट एवरी टाइम the evidence which has been produced by a witness before the court that must be corroborated. ठीक है, ये नियम नहीं है, लेकिन जबकि किसी साक्षी की संपुष्टि आवश्यक है, यानी रिकॉर्ड पर कुछ ऐसा है जिसके कारण से बुद्धिमत्ता इस बात की मांग करती है कि उसकी संपुष्टि करा ली जाए, और ऐसी स्थिति स्वयं कानून यह बता सकता है। पुराने भारतीय साक्ष्य नियम, नया भारतीय साक्ष्य नियम धारा 114, 119 कहती है कि न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि सह अपराधी विश्वास के अयोग्य है, यानी कानून स्वयं ऐसे साक्षियों की पहचान कर सकता है जो विश्वास के योग्य न हो, और उनकी विश्वसनीयता की परख ये जरूरी हो। और अगर विश्वसनीयता की परख जरूरी है, मीनिंग देयर बाय विचारण में whatever they are deposing as a evidence, तो उनके साक्ष्य की जो तात्विक विशिष्ट, यानी उनके साक्ष्य में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों के आधार पर उनकी सत्यता की जांच ये कर ली जाए, यानी क्या वही बातें किसी अन्य दस्तावेज में या कहीं और उल्लिखित हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये देख लिया जाए। और स्वयं इस व्यक्ति के बारे में लोगों की राय क्या है यह भी जान लिया जाए, लेकिन ऐसा तभी किया जाए जबकि उसकी संपुष्टि जरूरी हो। और यही बात जब आप 156 और उसके साथ जुड़े हुए दो दृष्टांतों को देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर होकर आपके सामने आ जाएगी। पहला दृष्टांत जो है उससे अपराधी से संबंधित है, और दूसरा दृष्टांत कि ठीक है, आपका क्या कहता है कि एक अवसर पर, यानी जो दृष्टांत दिए हुए उनमें एक पक्षकार एक अवसर पर कुछ कहता है और दूसरे अवसर पर कुछ कहता है, ठीक है ना। खा की हत्या का अभियुक्त, ठीक है, कहां गया, नहीं, अच्छा, हम 158 और 159 दोनों को मिलाकर बताने लगे कि साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप ये कैसे किया जाए और उसका संपुष्टिकरण ये कब कब जरूरी होता है, ठीक है। खैर, हम लोग 159 की बात करें, 159 में एक ही दृष्टांत जुड़ा हुआ है, अब वो सह अपराधी की बात कर रहा है, यानी अगर कोई सह अपराधी है तो उसकी संपुष्टि ये कानून का नियम है, उसकी संपुष्टि होनी ही चाहिए। लेकिन अगर एक अवसर पर साक्षी कुछ कह रहा है और दूसरे अवसर पर कुछ कह रहा है जो जस्ट पिछली धारा में है, तो भी कम से कम वो विश्वसनीय साक्षी नहीं है। यानी अगर आप 158 और 159 दोनों को मिलाकर देखें तो स्थिति यह निकल कर आ रही है कि साक्षी जो मामले में परीक्षित होने के लिए आया है उसकी विश्वसनीयता की जांच ये करने की जरूरत ये भी हो सकती है, और उसकी संपुष्टि इसकी आवश्यकता ये भी हो सकती है, ठीक है। तो साक्षी अपनी विश्वसनीयता को संदिग्ध अपने आचरण से बना सकता है, ठीक है ना। अपने आचरण से उसने अपने
अपनी जो विश्वसनीयता है उसे संदिग्ध बना लिया। क्यों? बुलाया उसे एक पक्षकार ने और बात दूसरे पक्षकार की कर रहा है। तो जिस पक्षकार ने बुलाया उसने भी तो आखिर किसी विश्वास पर बुलाया होगा। ठीक है, तो यह हो सकता है कि वो जो अब कह रहा है वही सच हो, लेकिन फिर भी इसकी विश्वसनीयता की जांच यह आवश्यक हो गई। ठीक है, तो 158 के मुताबिक उसकी विश्वसनीयता की जांच ये की जाएगी। उसने एक अवसर पर कुछ कहा और दूसरे अवसर पर कुछ कहा, तो भी उसने अपनी विश्वसनीयता ये संदिग्ध कर ली है और अब इसकी विश्वसनीयता की जांच होनी चाहिए। और तीसरी स्थिति कहां दी गई? 159 में। हमने पहले दोनों को मिला दिया, दोनों सेक्शनों को। हालांकि मिला देना भी गलत नहीं है, क्योंकि एविडेंस एक्ट पहली लाइन से लेकर और लास्ट लाइन तक एक ही है और वो एक साथ पूरे विचारण पर लागू होता है। ये तो अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम पूरे एविडेंस एक्ट को धाराओं में डिवाइड करके, अर्थात एविडेंस एक्ट को विभिन्न पैराग्राफों में विभक्त करके और पैराग्राफ के शीर्ष पर संख्यांक लगाकर एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से अलग कर देते हैं और प्रत्येक पैराग्राफ को धारा ये कहने लगते हैं। ये ऐसा तो हम अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं, अन्यथा तो पूरा एविडेंस एक्ट एक ही है। तो whatever has been write down by the legislature in section 158 and whatever the legislature has write down in section 159, वो तो सब एक ही है। तो दोनों को मिला देना गलत नहीं है। तो साक्षी की विश्वसनीयता उसने इसलिए संदिग्ध कर ली क्योंकि वो उसने एक अवसर पर कुछ कहा और अब कुछ कह रहा है। जो पिछले अवसर पर कहा वो भी लेखबद्ध है और जो अब कह रहा है वो भी लेखबद्ध है। और 159 कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष आया, उसके बारे में कानून ये निर्देश दे रहा है कि उसे अविश्वसनीय मानकर चला जाए। जैसे सह अपराधी कानूनी निर्देश दे रहा कि उसे आप अविश्वसनीय मानकर ही चले। पिछली धारा में तो उसने अपने आचरण से अपने को, ठीक है, संदिग्ध बनाया है, क्योंकि जिसने बुलाया उसी का साथ नहीं देता। यह साक्ष्य देने के लिए बचाव पक्ष की ओर से आया है या अभियोजन की ओर से आया, जिस ओर से आया, वादी की ओर से आया, प्रतिवादी की ओर से आया, लेकिन इस समय कुछ कह रहा और पहले लेखबद्ध स्वरूप में कुछ रखा है। तो पिछली धारा में तो साक्षी ने आचरण से खुद को अविश्वसनीय बनाया है, लेकिन ये नेक्स्ट सेक्शन दृष्टांत के माध्यम से बताता है कि ये तो उन साक्षियों की बात कर रहा है जिन्हें कानून स्वयं विश्वास के योग्य न समझने का निर्देश ये देता है। क्योंकि हमने आपसे कहा था दृष्टांत हमेशा धारा को पढ़ने का तरीका इसे बताने के लिए धारा के साथ जुड़ा होता है और दृष्टांत का उतना ही महत्व है जितना धारा का है, क्योंकि दोनों के आने का सोर्स एक ही है और दोनों उतने ही प्रामाणिक माने जाएंगे जितने उनमें से कोई एक, दोनों उतने ही प्रामाणिक होते हैं। तो जब 159 के साथ जुड़ा दृष्टांत हम देखते हैं तो बात क्लियर हो जाती है कि 159 उन साक्षियों की चर्चा कर रहा है जिन्हें कानून स्वयं विश्वास के योग्य न मानने का निर्देश देता है और वे न्यायालय के समक्ष आकर किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दे रहे हैं। तो उनकी बात विश्वास के योग्य नहीं है। ये बात 158, 159 जो कम्युलेटिव इफेक्ट पैदा कर रही है वो यही है कि साक्षी अगर कम्युलेटिव इफेक्ट के आधार पर हम बात करें 158 और 159 के, तो कम्युलेटिव इफेक्ट यह आता है कि अगर साक्षी न्यायालय के समक्ष है, किस पक्ष से इसका कोई मतलब नहीं, साक्षी है, उसकी हैसियत साक्षी की है,
तो यदि वह स्वयं को विश्वास के अयोग्य बनाता है अपने आचरण से, और या फिर कानून स्वयं उसके पूर्व आचरण के कारण उसे विश्वास की योग्य न मानने का निर्देश देता है, और ऐसे साक्षी के द्वारा किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य यह दिया जाता है, तो बातें दोनों हो सकती हैं। जो 158 में लिखा है वो भी, और जो 159 में लिखा है वो भी। वो पक्ष जो उसे विश्वास के अयोग्य साबित करना चाहता है, वो पक्ष 158 का इस्तेमाल ये करे, और वो पक्ष जो उसे विश्वास के योग्य साबित करना चाहता है, यानी जो उसे अविश्वास के योग्य साबित करना चाहता है वो 158 का इस्तेमाल करे, और जो उसे विश्वास के योग्य साबित करना चाहता है वो 159 का इस्तेमाल करे। 158 का जो इस्तेमाल करेगा वो ऐसे लोगों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जो उसे विश्वास के योग्य नहीं मानते, और उनके साक्ष्य के आधार पर यह साबित कर सकता है कि चूंकि लोग इसे विश्वास के योग्य नहीं मानते, इसलिए आपको भी इसे विश्वास के योग्य नहीं मानना चाहिए। उसके पूर्वतन जो असंगत कथन किसी अन्य जगह पर लेखबद्ध हुए हैं, उनके द्वारा इसका खंडन करने के, ठीक है, माध्यम से वो सारी चीजें लाई जा सकती हैं सामने। वो पक्षकार उस टेक्निक का उपयोग करे जो 158 में वर्णित है, और जो चाहता है कि इसे न्यायालय विश्वास के योग्य माने। यद्यपि वो साक्षी ऐसा है जिसे कानून स्वयं विश्वास के योग्य न मानने का, या जिसके साक्ष्य को सावधानी से पढ़ने का निर्देश ये देता है, या जिसके साक्ष्य का संपुष्टिकरण करने का निर्देश ये देता है, क्योंकि संपुष्टिकरण करने का निर्देश कानून तभी देगा किसी भी साक्षी का जब साक्षी की विश्वसनीयता उसके पूर्व आचरण के कारण स्वयं कानून की नजर में संदिग्ध होगी, जैसे कि सह अपराधी। जब ऐसा साक्षी न्यायालय के समक्ष आकर किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दे रहा है, और हमने आपको जब शुरुआत की थी एविडेंस एक्ट की, तो हमने कहा था कि सुसंगत तथ्य का साक्ष्य ये परिस्थितियों का साक्ष्य होता है, क्योंकि ये मानवीय अनुभव है कि जब भी विवादित तथ्य उत्पन्न होंगे, विवादित तथ्य जैसे मोटे मोटे में हम बता रहे हैं कि अमुक व्यक्ति ने हत्या की या नहीं की, ये विवादित तथ्य है। क्यों? एक पक्ष कहता है की और एक पक्ष कहता है नहीं की, और अगर यह साबित हो कि उसने की, तो हत्या के लिए दायित्व तो इस व्यक्ति पर आ जाएगा जिसे हत्यारा कहा जा रहा है। तो हत्या का किया जाना यह फैक्ट इन डिस्प्यूट है, यह विवादित तथ्य है, इसी को साबित किया जाना है। तो ऐसे तथ्य जिनका एक पक्ष के द्वारा कथन हो और दूसरे पक्ष के द्वारा डिनायल हो, प्रत्याख्यान हो, और वो तथ्य स्वयं ऐसे हो कि यदि साबित हो जाए तो कोई अधिकार, कोई योग्यता, कोई निर्योग्यता, कोई दायित्व या तो उत्पन्न करें या समाप्त करें, या दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता आदि में बढ़ोतरी ये हो जाए या कमी ये आ जाए, जिससे ये तय हो जाए कि हत्या तो की किंतु प्रकोपन में की, सडन प्रोवोकेशन था, तो मामला हत्या के एक्सेप्शन में पहुंच गया, और अब जो सजा होगी वो कितनी? मैक्सिमम आजीवन कारावास, और वैसे जो सजा होती है वो कितनी? ठीक है, फांसी। तो दायित्व के विस्तार में कमी आ गई, इसलिए हत्या के समय प्रकोपन था या नहीं यह भी फैक्ट इन डिस्प्यूट हो गया। अब इस मामले में दो फैक्ट इन डिस्प्यूट हो गए, एक मामले में कितने भी फैक्ट इन डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो मानवीय अनुभव यह कहता है कि अगर फैक्ट इन डिस्प्यूट अस्तित्व में आए, अर्थात फैक्ट इन डिस्प्यूट घटित हुए हैं, तो फैक्ट इन डिस्प्यूट बिना कुछ परिस्थितियों के अस्तित्व में आए, अस्तित्व में आ ही नहीं सकते। अगर हत्या हुई होगी तो हत्या की तैयारी हुई होगी,
अगर हत्या हुई होगी तो हत्या का कारण होगा, अगर हत्या हुई होगी तो हत्या का मोटिव हत्यारे के पास रहा होगा, अगर हत्या हुई होगी तो हत्या के उपरांत हत्यारे का आचरण, कंडक्ट, यह सामान्य व्यक्ति के कंडक्ट के समान नहीं रहा होगा, रह ही नहीं सकता। यह मानवीय अनुभव और ज्ञान यह बताता है। तो अगर सुसंगत तथ्यों की उपस्थिति साबित कर दी जाए तो विवादित तथ्य अस्तित्व में रहे होंगे, यह ऑटोमेटिकली साबित हो जाता है। अगर यह साबित किया जाए कि कमरे की दीवारें धुएं से पीली पड़ गई, तो भले ही कमरे में आग जलते किसी ने ना देखा हो, लेकिन कमरे में आग का जलना साबित हो चुका है। इसीलिए भारतीय साक्ष्य नियम में यह लिखा है कि या तो मामलों को आप विवादित तथ्यों के साक्ष्य से साबित करेंगे और या सुसंगत तथ्यों के, दोनों के साक्ष्य से आप साबित कर दो, ये सबसे बढ़िया बात है। लेकिन न्यूनतम आवश्यकता यह है कि या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य, और सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य को ही परिस्थितियों का साक्ष्य यह कहा जाता है, जिसे कोर्ट की भाषा में आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये कहते हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य ये कहते हैं आप, ठीक है। और परिस्थिति जन्य साक्ष्य संपूर्ण होना चाहिए, तभी दोष सिद्धि हो सकती है। खाली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमरे में आग लगी है, किसी को माचिस ले जाते भी देखा जाना चाहिए, किसी को माचिस खरीदते भी देखा जाना चाहिए, और ये सारे काम या तो अभियुक्त के द्वारा स्वयं या उसके लिए किए जाने, ठीक है, साबित किए जाने चाहिए, तभी यह तय हो सकता है। अगर फैक्ट इन डिस्प्यूट का साक्ष्य मिल रहा है, यानी आई विटनेस मिल रहा है, यानी प्रत्यक्ष साक्ष्य ये उपलब्ध हो रहा है, तब तो एक व्यक्ति है जो सामने कह रहा है कि हमने देखा, और वो आप ही के लिए क्यों कह रहा है, तो आप बताओ, ठीक है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के जो मामले होते हैं उनमें कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए, और वे सारे, ठीक है, जो कड़ियां हैं वे आपकी ओर इशारा करनी चाहिए कि आप ही ने फैक्ट इन डिस्प्यूट को जन्म दिया, तभी मामला दोषसिद्ध, दोषमुक्त आदि आदि किया जाएगा। तो ऐसा साक्षी जिसकी संपुष्टि आवश्यक है कानून के कारण न्यायालय के समक्ष, और किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दे रहा है, ठीक है ना, और जिस सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दे रहा है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण भी है क्योंकि सुसंगत है, और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देते समय वो ऐसी घटनाओं का वर्णन करता है जो घटनाएं स्वयं में सुसंगत नहीं है, घटनाएं स्वयं में सुसंगत नहीं है, लेकिन जब सुसंगत तथ्य का वो साक्ष्य देगा तो उस स्थान पर जहां वो सुसंगत तथ्य अस्तित्व में आया वहां पर जाना ये तो अभिकथित करेगा ही। जिस स्थान पर वो सुसंगत तथ्य का घटित होना बताएगा उसके आसपास भी तो कुछ होगा ही, उसके आसपास कुछ घटनाएं तो घटित हुई होंगी। तो जब वो सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देने आया है और क्या कर रहा है, कुछ अन्य घटनाओं का साक्ष्य भी दे रहा है, तो अगर न्यायालय का यह विचार है कि उन अन्य घटनाओं के बारे में अगर उसके साक्ष्य की संपुष्टि हो जाए तो सुसंगत तथ्य की भी संपुष्टि हो जाएगी, ठीक है। जैसे वो ये बता रहा है कि जब हम, ठीक है, जब हमने इन्हें तैयारी करते देखा उसमें हम चाट खा रहे थे, तो चाट खा रहे थे, वो चाट खा रहा था या नहीं खा रहा था, इससे सुसंगत तथ्य की संपुष्टि नहीं होती। लेकिन उसने ये बताया कि तैयारी करते हुए उसने चाकू जिस दुकान पर खरीदा उसका अमुक नाम है, और कोई साक्षी आकर कहता है कि वाकई उस स्थान पर अमुक नाम की दुकान है। अब उसके साक्ष्य की संपुष्टि के लिए इस साक्षी का साक्ष्य ये पर्याप्त है, तो न्यायालय उसके द्वारा
सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देते हुए जिन अन्य घटनाओं का वर्णन किया जाएगा, उन अन्य घटनाओं के बारे में अगर ये राय रखता है कि उन अन्य घटनाओं के बारे में अगर किसी स्वतंत्र साक्ष्य से संपोषण हो जाए, तो इसके द्वारा सुसंगत तथ्य के संबंध में जो साक्ष्य दिया गया है उसका भी संपोषण हो जाएगा। तो न्यायालय उन अन्य घटनाओं के, ठीक है, संपोषण हेतु अन्य साक्ष्य का दिया जाना 159 के मुताबिक अनुज्ञात कर सकेगा। तो 159 वो तरीका बता रहा है जिसके माध्यम से उन साक्ष्यों की संपुष्टि की जाएगी जिन साक्ष्यों की संपुष्टि किया जाना विधि द्वारा आदेशित है, ठीक है ना। और 158 में उन साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप करने का तरीका बताया गया है जिन साक्षियों ने स्वयं अपने आचरण से अपने को विश्वास के अयोग्य बना लिया, चाहे हॉस्टाइल एविडेंस देकर और चाहे पूर्व में भिन्न प्रकार के कथन अभिलिखित करवाकर और वर्तमान में भिन्न प्रकार के कथनों का साक्ष्य देकर अपने को विश्वास के अयोग्य बना लिया है। ऐसे सभी साक्ष्यों के, ठीक है, विश्वसनीयता पर अधिक्षेप करने के लिए सेक्शन 158 द्वारा उपलब्ध कराए गए तरीकों का अवलंब लिया जा सकेगा, ठीक है। तो आपका पुराने में 156 और 155 और नए में 158 और 159, ये दोनों सेक्शन हम लोगों ने कल भी देखे थे, आज भी उनकी चर्चा की, क्योंकि सेक्शन अपने में जो कुछ ध्वनित करते हैं वो महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा कठिन सा भी है, इसलिए हमने रिवाइज किया। अब सेक्शन बात कर रहा है 160। देखिए, साक्षी की संपुष्टि जरूरी नहीं है कानून की नजर में, लेकिन अगर साक्षी की संपुष्टि कर दी जाए तो वो पक्षकार जिसने साक्षी को अपने पक्ष में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया है उसके मामले को बल ये तो मिलता ही है। भाई जरूरी नहीं है वो करना, लेकिन जो कुछ गैर जरूरी है वो अगर आपके लिए फायदेमंद है और आप अपनी इच्छा से करो तो आपको मनाही ये क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। भाई अभियुक्त उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आप विवश ये नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी ही इच्छा से अपने विरुद्ध साक्ष्य दे रहा है, कन्फेशन कर रहा है। भाई कन्फेशन करेगा तो अपने ही विरुद्ध एविडेंस ये देगा, तो हम उसे रोके क्यों? हम उसे साक्षी बनने के लिए विवश ये नहीं करेंगे, क्योंकि साक्षी होना ये ना होना ये उसकी मर्जी पर निर्भर है। अनुच्छेद 20 उसे अधिकार दे रहा है कि वो अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, लेकिन वो अपनी इच्छा से विचारणा में साक्षी के तौर पर प्रस्तुत होना चाहता है तो सीआरपीसी या सीपीसी उसे मना क्यों करे? ठीक है ना। तो ठीक है, एक बात गैर जरूरी है, लेकिन अगर आपके लिए फायदेमंद है तो आप क्यों नहीं करेंगे उस बात को? ठीक है, तो वही बात 157 के साथ। देखिए, आप एक साथ पढ़ें 157 यानी नए में 160, क्योंकि 3 का फर्क आ रहा है। ठीक है, पुराने एविडेंस एक्ट की 157 और नए की 160। तो 156, 157 और 155 अगर पुराने की बात करें और नए की बात करें तो 158, 159 और 160 ये एक साथ पढ़ी जाने योग्य धाराएं हैं।
आप देखें तो यहां 160 में वो क्या कह रहा है, या वहां 157 में क्या कह रहा है, कहता है कि किसी साक्षी के परिसाक्षी की संपुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित उस समय पर या के लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सके। साक्षी उसकी संपुष्टि करने के लिए कानून उसकी संपुष्टि की आवश्यकता मानता है, चाहे तब और चाहे आप अपनी इच्छा से उसकी संपुष्टि ये कर देना चाहते हैं ताकि वो और ज्यादा विश्वसनीय बन जाए, स्थिति कोई हो। ठीक है, उसने अपने आचरण से अपने को अविश्वसनीय बनाया है, ठीक है, और आप उसे अविश्वसनीय साबित करना चाहते हैं, आप 158 का उपयोग करिए। कानून उसे विश्वास के योग्य नहीं मानता और वो सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य देने आया है, और कानून की आवश्यकता के कारण आपको उसके साक्ष्य की संपुष्टि ये करनी है। ठीक है, तो एक तरीका 159 में भी वर्णित कि वो सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देते समय जिन अन्य घटनाओं का वर्णन करे, उन अन्य घटनाओं के बारे में अगर न्यायालय का यह विचार हो कि इन अन्य घटनाओं के साक्ष्य का संपोषण होने पर सुसंगत तथ्य के संबंध में उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य का भी संपोषण हो जाएगा, तो आप उन अन्य घटनाओं के संपोषण है तो स्वतंत्र साक्ष्य ये दे दीजिए। अब एक और तरीका एडिशनल कि साक्षी की प्रकृति कोई है, चाहे कानून, ठीक है, उसके संपोषण को जरूरी ये मान रहा है, और चाहे आप अपनी इच्छा से उसके साक्ष्य की संपुष्टि इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो न्यायालय के समक्ष और अधिक विश्वसनीय होकर सामने आ जाए, पोजीशन कोई हो, तो आप, क्योंकि 159 तब लागू होगा जबकि 159 के बाद 160 बनाया जाना इसीलिए जरूरी हो रहा है, क्योंकि 159 में शर्त क्या है, जबकि वो किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दे और कुछ अन्य घटनाओं का वर्णन करे, और जिन अन्य घटनाओं का वर्णन करे वे भी ऐसी हों कि न्यायालय का उनके बारे में विचार हो कि यदि उन अन्य घटनाओं का संपोषण हो जाए तो सुसंगत तथ्य के संबंध में उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य का भी संपोषण हो जाएगा। मेरी ओर देखा करो विवेक, इसीलिए नहीं आता है। जब हम बैठे यहां पर बोल रहे हैं तो तुम उसे क्यों पढ़ रहे हो, हम क्या गलत बोल रहे हैं? ठीक है, तो संपोषण हो जाए। जब ये स्थितियां हो, यानी सीमाएं आ गई, लिमिटेशंस आ गई, ठीक है, हो सकता है साक्षी वैसे ही हो कि उसका संपोषण जरूरी हो और वो ऐसे किसी सुसंगत तथ्य के साक्ष्य को देते समय किन्हीं ऐसी घटनाओं का वर्णन कर ही नहीं रहा। ठीक है, ये भी तो हो सकता है भाई, ये भी तो संभव है। इसलिए अगला सेक्शन 160 बनाया गया, और 160 में साक्षी शब्द से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ, कोई एडजेक्टिव नहीं, ठीक है, और ना ही इसके साथ दृष्टांत जोड़कर किसी विशेष साक्षी का जिक्र किया गया। सीधे लिखा उन्होंने कि किसी साक्षी के परिसाक्षी की संपुष्टि करने के लिए। साक्षी का नेचर कोई है, चाहे वो ऐसा है जिसे कानून के, ठीक है, प्रावधानों के कारण विश्वास के अयोग्य समझा गया है, चाहे आप अपनी इच्छा से उसकी संपुष्टि करना चाहते हैं, और चाहे उसने अपने को संदिग्ध बनाया इसलिए आप संपुष्टि करना चाहते हैं, कारण कोई हो, बस बात सिर्फ इतनी है कि साक्षी न्यायालय में उपस्थित है और आप उसकी संपुष्टि करना चाहते हैं,
और उसने सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देते समय किन्हीं घटनाओं का वर्णन किया, वे घटनाएं ऐसी है, ठीक है, कि उन घटनाओं के संबंध में उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य का संपोषण होने पर न्यायालय का ये विचार बन जाएगा कि सुसंगत तथ्य का जो साक्ष्य उसने दिया है उसका भी संपोषण हो गया। ये स्थिति भी न हो, कुछ भी ना हो, बस साक्षी खड़ा है और हमें उसके संपोषण की जरूरत है, या हम अपनी इच्छा से उसका संपोषण करना चाहते हैं। तो संपोषण कैसे हो, तब कार्बोरेशन कैसे हो, क्योंकि साक्षी भले ही ऐसा नहीं है जो अविश्वसनीय हो न्यायालय की नजर में, लेकिन अगर कार्बोरेशन हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा ना, साक्षी की विश्वसनीयता न्यायालय की नजर में और बढ़ेगी। तो तुम्हारा संपोषण कैसे करते हैं, अगर इस पर विचार करोगे तो 160 में वर्णित तरीका यह भी समझ में आ जाएगा। जब तुम किसी के समक्ष अपना संपोषण करना चाहते हो तो तुम क्या बताते हो कि हम जो आपको बता रहे हैं यही बात हमने उन्हें बताई है, यही तो कहते हैं आप कि हम आपके समक्ष जो वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं यही वर्णन हम पूर्व में भी प्रस्तुत कर चुके हैं। तो पूर्व में जो वर्णन आपने प्रस्तुत किया है उस वर्णन के माध्यम से आप अपने वर्तमान वर्णन की संपुष्टि करते हैं। यही तो तरीका आम जीवन में आप अपनाते हैं। तो वही तरीका यहां लिखा है 157 में। क्या कह रहा है 157 यानी नए में 160, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित उस समय पर या के लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ, या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्व कथन साबित किया जा सकेगा। ठीक है। कैसे संपुष्टि करेंगे, तो संपुष्टि का तरीका उन्होंने बता दिया कि आप जिस तथ्य का साक्ष्य देने आए हो, जिस भी तथ्य का, क्योंकि तथ्यों का साक्ष्य यही देने आओगे आप। और तथ्य क्या है, आपको बताया था वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, या मन की कोई दशा जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को है, वो तथ्य है। और भान दूसरे व्यक्तियों को होगा कैसे, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। दूसरा गुस्से में है, यह आप कैसे जानते हो, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उसकी मुख मुद्रा, उसकी शारीरिक गतिविधियां, इन्हें देखकर आप अंदाज लगा लेते हो कि वो गुस्से में है, और गुस्सा मन की दशा है। कोई वस्तु, ये मेज है, ये कुर्सी है, ये आपने कैसे जाना, आंखों के माध्यम से। आंखें क्या है, ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। तो तथ्य वो ज्ञान है जो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा किए गए अनुभव के माध्यम से प्राप्त करते हो। ये यूं कहें कि आपका वो ज्ञान जो आप ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हो और जिसका संबंध किसी वस्तु की अवस्था अर्थात वो नई या पुरानी है, या वस्तु का संबंध अर्थात वो किसकी है, इसके संबंध में प्राप्त करते हो। मोटरसाइकिल आपकी है, किसकी है, वस्तु का संबंध किससे है, ये मन या मन की कोई दशा। इसका ज्ञान जब आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्वयं अनुभव करके प्राप्त करते हो तो ये आपका तथ्य का ज्ञान कहा जाता है। और जब इसे मौखिक कथनों के माध्यम से न्यायालय में आप जांचाधीन विषय के संदर्भ में देना शुरू करते हो तो आपके द्वारा दिया गया वर्णन साक्ष्य कहलाता है। यही साक्ष्य है, ठीक है ना। तो संपुष्टि यह करनी जरूरी है साक्षी की, ठीक है। साक्षी सामने खड़ा है और साक्षी की संपुष्टि यह जरूरी हो रही है, या आप अपनी इच्छा से साक्षी की संपुष्टि यह करना चाहते हो, ठीक है। साक्षी वो है, इसका मतलब ही है कि उसने किसी तथ्य का साक्ष्य दिया है, तभी तो साक्षी है। अन्यथा वो साक्षी क्यों होगा, व्यक्ति होगा।
ठीक है, तो जब किसी साक्षी के द्वारा किसी तथ्य का साक्ष्य दिया गया है और उस साक्षी की संपुष्टि ये अपेक्षित है, तो संपुष्टि का तरीका क्या होगा, इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम बता रहा है कि वो तथ्य जिसका वो साक्ष्य दे रहा है, जिस समय घटित हुआ था या जब वो घटित होने वाला ही था, उस समय उसने किसी के समक्ष कोई कथन किया था, कोई कथन लिखित या मौखिक, उस कथन के माध्यम से उसकी संपुष्टि हो सकती है। और दूसरा, उस अभियोग का अन्वेषण करने के लिए जो प्राधिकारी सशक्त था, जिसे सामान्य भाषा में आप पुलिस के प्राधिकारी इन नामों से जानते हो, वो सीबीआई के भी हो सकते हैं, वो सीआईडी के भी हो सकते हैं, वो रॉ के भी हो सकते हैं, वो एनआईए के भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली वे पुलिस अथॉरिटीज होती हैं। उनके समक्ष अगर किसी व्यक्ति ने कोई कथन किया है और वहां मौजूद है कथन, तो उस कथन के माध्यम, चाहे लेखबद्ध स्वरूप में हो और चाहे लेखबद्ध स्वरूप में न हो, उन कथनों के माध्यम से जो उस समय उसने किए थे जब तथ्य घटित हुआ था या घटित होने वाला था, उन कथनों के माध्यम से उसके इन वर्तमान कथनों का संपोषण किया जा सकेगा। ठीक है, और वर्तमान कथन ये हम किसके लिए कर रहे हैं, वे कथन जो वो साक्ष्य में न्यायालय में खड़े होकर कर रहा है। आप भी सामान्य जीवन में यही तरीका अपनाते हो, कहते हो कि हमने जो आपको बताया यही हमने उन्हें बताया, यही तरीका अपनाया जाएगा। बस एक बात और रहेगी, आप एक बात सही करो और दूसरी गलत बात करो, यह भी ठीक नहीं होता। तो एविडेंस एक्ट आपसे यह कह रहा है कि अगर किसी साक्षी के वर्तमान कथनों की अर्थात साक्ष्य में किए गए कथनों के संपोषण की जरूरत है, तो उसके वर्तमान कथनों की अर्थात साक्ष्य में दिए हुए कथनों का संपोषण उन कथनों से किया जा सकता है जो कथन उसने उस तथ्य के उत्पन्न होने के समय या उस तथ्य के उत्पन्न होने से कुछ समय पहले किए थे। जिस तथ्य का वो साक्ष्य देने आया है, उन कथनों से उसके वर्तमान कथनों का संपोषण हो सकता है, जब सेक्शन ये कह रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि अगर इस व्यक्ति ने जो साक्षी होकर कुछ कथन कर रहा है, मामले का अन्वेषण जिस पुलिस प्राधिकारी ने किया है, ठीक है, उस प्राधिकारी के समक्ष अगर किन्हीं व्यक्तियों ने कुछ कथन किए हैं, उन कथनों से जो अन्य व्यक्तियों ने किए हैं या जो इसने किए हैं, स्वयं किए हैं, जो भी स्थिति है, अगर अन्वेषण अधिकारी के समक्ष किए गए कथनों से इसके वर्तमान कथनों का संपोषण हो सकता है, तो वो भी किया जाएगा। 157 पुराने का और 160 वर्तमान का ये कह रहा है। लेकिन सीआरपीसी पुरानी वाली है, धारा 162 में एक प्रतिबंध लगा रही है। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट जो कानून है उसकी बात या उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार का अगर आप उपभोग करोगे, तो सीआरपीसी जो एक, ठीक है, जो एविडेंस एक्ट के समान ही एक कानून है, उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को क्यों नहीं मानोगे? दोनों मानने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर अधिकार का उपभोग करोगे तो प्रतिबंध का सम्मान ये कौन करेगा? वो भी तो आप ही को करना है। तो एविडेंस एक्ट एक बात कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से कोई कथन किया है, दोनों बातें होनी चाहिए, अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से अगर कोई कथन किया है, तो उस कथन का उपयोग इस साक्षी के द्वारा अपना संपोषण करने के लिए कभी नहीं किया जाएगा। उस कथन का उपयोग केवल इस व्यक्ति के
अभियोजन की तरफ से साक्षी बनकर आने की दशा में इस व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य के समय जो कथन किए जाएंगे उनके खंडन के लिए ही उपयोग होगा, अन्य तरीके से इसका उपयोग नहीं होगा। केवल दो अपवाद 162 में स्वीकार किए हैं, एक डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में, दूसरा धारा 27 एविडेंस एक्ट के संबंध में है। उन अपवादों की चर्चा विस्तार से इस समय हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मामला दूसरी ओर जाएगा और मामला और उलझेगा, ठीक है ना। इसलिए मोटा मोटा समझिए कि सीआरपीसी एक प्रतिबंध लगा रही है, और वो प्रतिबंध नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसमें भी है। और वो प्रतिबंध ये है कि अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से दोनों बातें होनी चाहिए। अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से अगर किसी व्यक्ति ने कोई कथन किया है और यह व्यक्ति अभियोजन की ओर से, बचाव की ओर से नहीं, अभियोजन की ओर से साक्षी बनकर न्यायालय के समक्ष आ गया, तो साक्षी के रूप में ये जो कथन करेगा, इसके पूर्व कथनों का उपयोग जो इसने अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से किए, उन कथनों का उपयोग इसके साक्ष्य के समय दिए गए कथनों का खंडन करने के लिए ही उपयोग होंगे, अन्य कोई उपयोग नहीं होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम संपोषण की बात कर रहे हैं, खंडन की तो कर नहीं रहे 157 में, तो अगर इस साक्षी ने अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से कोई कथन कर रखे हैं, तो सीआरपीसी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण उन कथनों का उपयोग इस बात के यहां लिखे रहने के बावजूद उपयोग नहीं किया जाएगा कि यहां लिखा है कि विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया गया कोई पूर्वतन कथन साबित किया जाएगा उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए। विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष हुआ कोई पूर्व कथन साबित किया जा सकेगा। यहां भले ही यह बात कही गई है, भले ही यहां पर यह बात कह दी गई है कि अन्वेषण के दौरान आपने पुलिस अधिकारी से जो कथन किया है उसका उपयोग संपोषण के लिए किया जा सकेगा, लेकिन फिर भी चूंकि सीआरपीसी प्रतिबंध लगा रही है, इसलिए उस कथन का उपयोग जो आपने पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से किया है वो कथन उपयोग नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे, बाकी सारे हो जाएंगे। जैसे आपने एफआईआर लिखाई है, मामला कठिन हो गया है, क्यों? और ये सेक्शन समझ में उन्हीं को आएगा जिन्होंने सीआरपीसी और एविडेंस दोनों पढ़ा है। जो लोग नए हैं उन्हें बहुत कठिनाई होगी, लेकिन आ जाएगा जब सीआरपीसी पढ़ेंगे हम लोग और वहां पहुंचेंगे तब ये बात आएगी। लेकिन अगर अभी नहीं समझी तो उस समय भी नहीं आएगी, उस समय उतनी ही कठिनाई होगी। देखिए बातें दो हैं। जब किसी भी मामले का अन्वेषण शुरू होता है, पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए, जब किसी भी मामले का अन्वेषण शुरू होता है तो अन्वेषण की शुरुआत कैसे होती? एफआईआर लिखाने से। और एफआईआर में क्या होता है? एफआईआर लिखाने वाले के कथन जो उसने कैसे किए होते हैं, करने की प्रक्रिया क्या होती है, उसने लिखित रूप में वे कथन किए होते हैं। किससे किए होते हैं? पुलिस अधिकारी से। लेकिन उस समय अन्वेषण चल नहीं रहा है। जिस समय आप पुलिस अधिकारी से लेखबद्ध स्वरूप में कथन कर रहे हो, अर्थात अपने कथनों को लिखकर एप्लीकेशन दे रहे हो, उस समय अन्वेषण नहीं चल रहा है। आपने कथन कब किए? जब अन्वेषण नहीं चल रहा है। अन्वेषण शुरू कब होगा? जब आपके कथन थाने में राज्य सरकार द्वारा आपके द्वारा दी गई सूचना को प्रविष्ट करने के लिए जो रजिस्टर रखा है उसमें रजिस्टर कर लिया जाएगा। अब अन्वेषण की शुरुआत हुई है।
तो जो एफआईआर लिखा रहा है उसमें नो डाउट कथन किए हैं, पुलिस अधिकारी से ही किए हैं, किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं किए। पुलिस अधिकारी से कथन तो किए हैं किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं किए। ठीक, अब ये व्यक्ति अपनी चिकित्सीय जांच कराने यानी मेडिकल कराने डॉक्टर के पास गया। अब अन्वेषण कैरी ऑन हो गया है, अब अन्वेषण चल पड़ा है। अब इसने डॉक्टर के समक्ष कुछ कथन किए, तो इसने अन्वेषण के दौरान तो कथन किए हैं किंतु पुलिस अधिकारी से नहीं किए, डॉक्टर से किए हैं। ठीक है, आपने अस्पताल में बताया कि फलाने ने हमें मारा और फलाने ने ये किया, और डॉक्टर ने उन कथनों को लेखबद्ध कर लिया या लेखबद्ध नहीं किया। अब आपने कथन अन्वेषण के दौरान किए हैं किंतु पुलिस अधिकारी से नहीं किए। आपने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान लेखबद्ध करवाए, तो अन्वेषण के दौरान वो लेखबद्ध हुए किंतु पुलिस अधिकारी से नहीं हुए। शर्तें दोनों होनी चाहिए, अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से। अगर आप कोई कथन करोगे तो उसका उपयोग आपके संपोषण के लिए नहीं किया जाएगा, यह सीआरपीसी कह रही है। लेकिन अगर कोई कथन ऐसा है जो पुलिस अधिकारी से है किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं, या अन्वेषण के दौरान है किंतु पुलिस अधिकारी से नहीं, तो उसका उपयोग संपोषण के लिए नहीं होगा। ये कहां लिखा है? ये तो होगा ही होगा। उस कथन का उपयोग संपोषण के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि उस कथन का उपयोग करने के लिए ना तो सीआरपीसी मना कर रही और ना एविडेंस एक्ट। जो मना कर रही है सीआरपीसी, वो ऐसे कथनों के लिए मना कर रही है जो अन्वेषण के दौरान हो और पुलिस अधिकारी से हो, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो वर्तमान में एविडेंस एक्ट के द्वारा दी गई अनुज्ञा के प्रभाव से अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होता है, ठीक है, और उसका संपोषण किए जाने की इच्छा है, ठीक है, उस पक्षकार की है जिसने उसे पेश किया, यह कानून अपेक्षा कर रहा है, तो उसका संपोषण किन चीजों से हो सकता है? हर उस कथन से हो सकता है जो उसने उस तथ्य के उत्पन्न होने के समय जिसका वो साक्ष्य दे रहा है, किसी के भी समक्ष किया है, और करने का तरीका चाहे मौखिक रहा हो और चाहे लिखित रहा हो, किसी भी तरीके से उसने कथन किया है, या उस तथ्य के उत्पन्न होने से कुछ समय पहले उसने वो कथन किया है, उन कथनों से इसका संपोषण हो सकता है। लेकिन अगर इस साक्षी ने कोई कथन पुलिस अधिकारी के समक्ष अन्वेषण के दौरान किया है, दोनों बातें, अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से किया है, और वह धारा 32 एविडेंस एक्ट पुरानी वाली उसके अंतर्गत आने वाला मृत्युकालिक कथन और धारा 27 पुरानी वाली उसके अंतर्गत आने वाला कथन नहीं है, तो फिर उसका उपयोग इसके वर्तमान कथनों का खंडन करने के प्रयोजन से हो सकता है, संपोषण के लिए नहीं। ठीक है ना, एक ही प्रतिबंध लगा हुआ है। देखिए, जब अन्वेषण चलेगा तो पुलिस अधिकारी बहुत लोगों से पूछताछ करेगा, ठीक है, वो जिन लोगों के बारे में ये मान्यता रखेगा कि ये व्यक्ति, ठीक है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं, उन सब व्यक्तियों का कथन वो लेगा और अगर उचित समझेगा तो अभिलिखित भी करेगा, और कचहरी की भाषा में उसे केस डायरी में 161 के स्टेटमेंटों का लिखना यह कहा जाता है। ठीक है, उसने 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, और इसमें एफआईआर लिखाने वाला व्यक्ति वो भी शामिल होगा और अन्य व्यक्ति भी शामिल होंगे, क्योंकि किनके कथनों को वो लेखबद्ध करेगा? उनके
जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं। तो जिसने एफआईआर लिखाई वो तो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाला व्यक्ति नहीं है, ये कोई नहीं कहेगा। तो उसका कथन भी लेखबद्ध होगा और अन्य व्यक्तियों का कथन भी लेखबद्ध होगा। और जिसने एफआईआर लिखाई उसने एफआईआर में जो कथन किए हैं वे कथन तो पुलिस अधिकारी से हैं, किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं है। लेकिन जब वो 161 में कथन करेगा तो वे कथन जो उसने एफआईआर में भी लिखाए हैं और 161 के कथन में भी बताए हैं, ठीक है ना, उनके अलावा अन्य कथन भी वो करेगा। ठीक है, हो सकता है अन्य कथन भी करे और हो सकता है केवल वही कथन करे जो उसने एफआईआर में लिखा है। ठीक, और अन्य व्यक्ति जिन्होंने एफआईआर नहीं लिखाई है लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं, उनके कथन जब अन्वेषण अधिकारी लेखबद्ध करेगा तो वे पुलिस अधिकारी से भी होंगे और अन्वेषण के दौरान भी होंगे। या उन व्यक्तियों के कथन पुलिस अधिकारी ने अगर किसी और से लेखबद्ध करवाए, जैसे मजिस्ट्रेट से या डॉक्टर से या किसी से, तो अन्वेषण के दौरान होंगे किंतु पुलिस अधिकारी से के समक्ष नहीं होंगे। ठीक है, अब ये सारे कथन हो गए। अब इनमें से कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में आया है और उसका संपोषण इसे करने की जरूरत आ गई है। तो अगर उसने एफआईआर भी लिखाई है, अगर उसने एफआईआर भी लिखाई है, 161 में कथन यह भी किया है और वर्तमान में साक्षी के तौर पर न्यायालय में भी है और इसके संपोषण की जरूरत है या इसका संपोषण आप करना चाहते हो, तो इसका संपोषण एफआईआर में लिखे हुए कथनों से भी कराया जा सकता है, क्योंकि एफआईआर ने जो कथन लिखे हैं वे पुलिस अधिकारी के समक्ष हैं किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा साक्षी न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य दे रहा है जिसके कथन पुलिस अधिकारी ने लिखे हैं, अन्वेषण के दौरान लिखे हैं, ठीक है, और उन कथनों का उपयोग आप संपोषण के लिए करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। क्यों? सीआरपीसी कहती केवल खंडन के लिए, संपोषण के लिए नहीं। या फिर इस साक्षी के कथन जिनसे आप इनका संपोषण करना चाहते हो अन्वेषण के दौरान तो अभिलिखित हो किंतु पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित न हो, डॉक्टर के द्वारा अभिलिखित हो, मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित हो, तो संपोषण हो पाएगा। इसीलिए आप जब देखते हैं सीआरपीसी में सवाल आपसे पूछा जाता है कि एफआईआर का साक्षिक मूल्य बताइए, एफआईआर का साक्षिक उपयोग क्या है, एविडेंटरी वैल्यू एफआईआर की क्या है, तो आप लिखते हैं एफआईआर सारभूत साक्ष्य नहीं है। सारभूत साक्ष्य किसे कहते हैं? सारभूत साक्ष्य वो है जो स्वयं अपनी उपस्थिति मात्र के कारण वो साक्ष्य है, बस केवल उसी साक्ष्य के आधार पर मामले का निर्णय हो सके, वो सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस या सारभूत साक्ष्य का भाग होता है। जैसे मृत्युकालिक कथन, केवल मृत्युकालिक कथन है, बाकी कुछ नहीं है, व्यक्ति दोषी सिद्ध हो जाएगा, वो सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। लेकिन केवल एफआईआर इसे साबित किया जाए तो व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं होगा, इसलिए वो सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। फिर उसका साक्षिक मूल्य क्या है? तो कहते हैं उसका उपयोग 145 के अंतर्गत इस व्यक्ति के उन कथनों का जो ये साक्षी के तौर पर न्यायालय में करेगा, ठीक है, इस मामले के विचारण के समय, जब इस मामले का विचारण होगा जिसके संबंध में इसने एफआईआर दर्ज कराई है, तो अगर ये साक्षी के तौर पर न्यायालय में जाएगा तो इसने एफआईआर में लिखकर जो कथन किए हैं उन कथनों का जो ये साक्ष्य के दौरान देगा, उन कथनों के खंडन के लिए एफआईआर में लिखे कथनों का उपयोग किया जाएगा। एक बात, साथ ही साथ अगर साक्ष्य देते समय ये जो कथन करेगा उन कथनों के संपोषण की जरूरत हो जाए तो भी एफआईआर में लिखे हुए कथनों का उपयोग हो जाएगा। क्यों? कि एफआईआर में इसने जो कुछ लिखाया उस पर सीआरपीसी का वो प्रतिबंध लागू ही नहीं होगा।
कि पुलिस अधिकारी के समक्ष अन्वेषण के दौरान किए गए कथन व्यक्ति के खंडन के लिए उपयोग होंगे, अन्य किसी काम के लिए नहीं। वो प्रतिबंध ही लागू नहीं होगा। क्यों? एफआईआर में ये कथन पुलिस अधिकारी से करेगा किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन अन्य लोग अगर अभियोजन की तरफ से साक्षी के तौर पर न्यायालय में जाएंगे तो एफआईआर तो उन लोगों ने लिखा ही नहीं। जो कथन उन लोगों ने पुलिस अधिकारी से किए वे अन्वेषण के दौरान भी होंगे और पुलिस अधिकारी से भी होंगे। इसलिए उन कथनों का उपयोग उनके साक्ष्य देने के समय किए गए कथनों के खंडन के लिए ही किया जाएगा, अन्य किसी काम के लिए नहीं। लेकिन अगर उन व्यक्तियों के भी कोई कथन अन्वेषण के दौरान अन्य किसी व्यक्तियों के समक्ष किए गए कथनों के रूप में उपलब्ध हैं तो वे कथन इनके संपोषण के लिए उपयोग हो सकेंगे। और जो 164 का स्टेटमेंट कचहरी की भाषा में बोला जाता है, जो अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसका उपयोग संपोषण के लिए हो सकता है, क्योंकि वो अन्वेषण के दौरान तो है ही लेकिन पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं है। और जो कचहरी में न्यू कमर्स से बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 161 और 164 के स्टेटमेंट में फर्क क्या है, तो फर्क यही है, न तो 161 के स्टेटमेंट पर सजा होगी और न 164 के स्टेटमेंट पर सजा होगी। दोनों सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। और कचहरी में जो न्यू कमर्स होते हैं और 80% वकील भी 164 के स्टेटमेंटों के बारे में ऐसे मानते हैं मानो वो भगवान के समक्ष रिकॉर्ड हुए। क्यों? वो न्यायालय में मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, बस इतना सा फर्क होता है, जबकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दे आर नॉट सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। बस फर्क इतना है कि 161 के स्टेटमेंट का उपयोग सिर्फ और सिर्फ साक्षी के खंडन के लिए हो सकता है, 164 का खंडन और संपोषण दोनों के लिए हो सकता है, क्योंकि 161 का स्टेटमेंट पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान रिकॉर्ड किया है और 164 का स्टेटमेंट पुलिस अधिकारी ने रिकॉर्ड नहीं किया है, अन्वेषण के दौरान है। इसलिए खंडन और समर्थन दोनों के लिए, वो केवल खंडन के लिए केवल इतना सा अंतर आता है और कोई एविडेंटरी वैल्यू में फर्क नहीं है 161 और 164 के स्टेटमेंट्स में। एफआईआर ये महत्वपूर्ण इसीलिए ज्यादा मानी जाती है क्योंकि एफआईआर में किए गए कथन उस व्यक्ति के संपोषण के लिए भी उपयोग हो सकते हैं जिसने एफआईआर लिखाई है, क्योंकि एफआईआर में किए गए कथन अन्वेषण के दौरान नहीं होते, पुलिस अधिकारी से किए गए होते हैं, इसलिए उस पर सीआरपीसी का प्रतिबंध लागू नहीं होता। इसके अलावा भी अन्य कोई कथन है, अगर जैसे प्रश्न यह है कि अभियुक्त पर रेप का आरोप लगा रही है और वो ये कहती है कि संबंधित आरोप इस तथ्य के घटित होने के तत्काल बाद उसने अपने मित्र को भी बताया था, ठीक है। तो मित्र का साक्ष्य कराकर उसके कथनों का संपोषण किया जा सकता है, ठीक है ना। ये मित्र के समक्ष किए गए कथन अगर लेखबद्ध स्वरूप में कहीं मौजूद हैं तो उनसे भी इसका संपोषण हो सकता है। संपोषण के लिए उन्होंने कहा कि साक्षी के अगर कोई पूर्व लेखबद्ध कथन है, ठीक है, जो कथन उसने इस तथ्य के जिसके वो साक्ष्य देने आया है, जिसका उस तथ्य के उत्पन्न होने के समय या उत्पन्न होने से कुछ पहले उसने वो कथन किए थे, तो वो कथन इसके वर्तमान कथनों के संपोषण के लिए उपयोग होंगे। और यह भी सुविधा दे दी कि अन्वेषण अगर हुआ है उस मामले का वही होगा और पुलिस अधिकारी ने वो या किसी अन्य प्राधिकारी ने वो अन्वेषण संचालित किया है और उस अन्वेषण के दौरान भी कोई कथन हुआ है तो उस कथन का उपयोग भी इसके संपोषण के लिए हो सकेगा। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि अगर कोई कानून है जो अन्वेषण के दौरान किए गए कथनों के बारे में कोई प्रतिबंध लगा रहा है तो उस प्रतिबंध का ध्यान भी रखा जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि एक कानून को मानने पर दूसरे कानून को डिसओबे करने की इजाजत नहीं हो सकती, और इसलिए सीआरपीसी के उस प्रतिबंध को भी ध्यान में रखना होगा जो यह कहता है कि अगर अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से कोई कथन किया जाएगा तो उस कथन का उपयोग संपोषण के लिए नहीं होगा, केवल खंडन के लिए होगा। उस व्यक्ति के जिसका वो कथन है और वो न्यायालय में साक्षी के तौर पर भी नहीं, अभियोजन साक्षी के तौर पर अगर प्रस्तुत हो गया तो पूरे कानूनों का ध्यान रखा जाता है। अगर आपने सीआरपीसी नहीं पढ़ी है तो ये सारा व्याख्यान आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मोटी बात ध्यान कर लें, अभी आप एविडेंस पढ़ रहे हैं तो मोटी बात ध्यान कर लें। मोटी बात यह है कि अगर किसी साक्षी के कथनों के संपोषण की जरूरत है तो वही नॉर्मल तरीका अपनाया जाएगा जो आप आम जीवन में अपनाते हैं अपने संपोषण के लिए, कि हमने यही बात किसी और को भी बताई है। तो अगर आपने जो कथन न्यायालय के समक्ष किए हैं अपने साक्ष्य के दौरान, ठीक है, वैसे ही कथन आपने उस तथ्य के उत्पन्न होने के समय या उत्पन्न होने से कुछ पहले अगर किसी के समक्ष कर रखे हैं तो उन कथनों से आपके वर्तमान कथनों का संपोषण किया जा सकेगा। और यह शर्त इसलिए लगाई गई ताकि जिन कथनों से हम संपोषण की इजाजत दें उनके सत्य होने की संभावना सर्वाधिक रहे, क्योंकि तथ्य के उत्पन्न होने से कुछ पहले या तथ्य के उत्पन्न होने के समय आप जो कुछ कहते हैं उसके सत्य होने की संभावना सर्वाधिक होती है, क्योंकि आप एक्टर नहीं हैं। अगर थप्पड़ पड़ेगा तो आप हाय कहेंगे, तो इस हाय के सच होने की संभावना सर्वाधिक है। इसीलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है कि उन्हीं कथनों से संपोषण होगा। एविडेंस में कठिन लगभग खत्म हो गया, कठिन लगभग खत्म, ज्यादा से ज्यादा शाम, और अगर ईश्वर मेहरबान रहा तो कल सुबह तक एविडेंस एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ईश्वर चाहेगा तो कल तक कंप्लीट हो जाएगा एविडेंस, फिर हम लोग लगकर ज्यूरिस्प्रूडेंस खत्म कर लेंगे ताकि ये दोनों विषय कंप्लीट हो।